बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें। मरीम नवाज के एक कारिंदे ने 2 जर्नल्स पर बराह रास्त हमला किया है। इस हमले की तफसील आज प्रोग्राम में अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे और फिर इमरान खान ने ताकतवर एजेंसी के मुतल्लिक पहली दफा खुफिया डिवाइसेस के हवाले से कुछ इंकशाफात किए और ये डिवाइसेस कहां लगाई गई ये भी हम बताएंगे आज के इस 2 टॉक में। और फिर तय खाने से राजा साहब एक शख्सियत बरामद हुई है। ये शख्सियत कौन थी, किसने इन्हें तय खाने में पहले छुपाया और फिर इन्हें बरामद किया गया, और ये ख्वाब बड़े बड़े देखते हैं तो इस बड़ी शख्सियत के बड़े ख्वाबों के साथ इनका बड़ा पोल भी आज 2 टॉक में खोलेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले खान साहब ने कुछ बातें कही हैं और जिस तरह वक्त गुजर रहा है लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। इमरान खान साहब की तैयारी मुकम्मल हो रही है, टास्क दे दिए गए हैं, लेकिन कुछ बातें आज उन्होंने अपने वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कही और पिंडी में ये गुफ्तगू हुई है। और खान साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एजेंसियों से पूछना चाहता हूं कि आपका सिर्फ काम फोन टैप करना रह गया है, आपका सिर्फ फोन टैप करना काम रह गया। क्या आपको फिक्र है कि ये लोग मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? 25 मई को जिस तरह अवाम का समंदर आना था वो नहीं आया। पिंडी के टाइगरों से जो उम्मीद थी इस तरह पिंडी की टीम नहीं निकली। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत से ये सियासत नहीं हो रही, ये मुल्क के लिए जहाद है। मैं आपकी पूरी तैयारी देखना चाहता हूं, ये पुरअमन एहतजाज होगा, कौम को तैयार कर रहा हूं, ये जो हम मार्च कर रहे हैं इससे पाकिस्तान की तारीख बदलेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, राना सनाउल्लाह उल्टा भी लटक जाए तो कुछ नहीं कर सकता। इस्लामाबाद मार्च की जो मेरी प्लानिंग है इसकी एक एक चीज पर गौर किया है। राना सनाउल्लाह और शहबाज को 30-40 साल से जानता हूं, उन्होंने 4 दफा लॉन्ग मार्च किए। मरीम ने भी कोशिश की लॉन्ग मार्च की, लेकिन कीमे के नान रास्ते में ही खत्म हो गए। बिलावल भुट्टो ने भी कैंपेन टांगने वाली मार्च की, हमारे फोन टैप किए गए, हमारे नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई, इमरान खान की हिमायत करने पे लोगों को हरासा किया गया। ये सिर्फ चाहते हैं कि हम इस हुकूमत को तस्लीम कर लें, लेकिन कौम कभी इन चोरों को तस्लीम नहीं करेगी। एजेंसियों से पूछना चाहता हूं कि आपका सिर्फ काम फोन टैप करना रह गया है, आपको फिक्र है कि ये लोग मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, लोगों को टेलीफोन करके धमका रहे हैं। हैंडलर्स को बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को बदनाम करने से दूर रहें। और फिर जो ये ऑडियो लीक्स का मामला है इस पर अदालत जाने की भी बात जो है वो की जा रही है। राय साहब, एक ना वीडियो खान साहब की वायरल हो रही है और ये एक टेलीविजन इंटरव्यू था जिसमें इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि मुल्क की एजेंसीज जो है ना मेरा फोन जो है वो टैप करती हैं और वो मुझ पे नजर रखती हैं और मुझे इस पे कोई इतराज नहीं, क्योंकि मैंने कोई चोरी तो नहीं करनी ना, मैं कोई छुप कर तो काम ऐसा नहीं कर रहा। तो लोगों ने ना इस पर काफी तनकीद की कि इमरान खान माजी में क्या कहते थे और आज क्या कह रहे हैं। तो राय साहब, उस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए थे, इख्तियार था आपके पास, लेकिन अब मामला है घरों में घुसकर डिवाइसेस लगाना, बातें करना। ये इस तनाजुर में खान साहब ने बात की है। अब ये जो दोबारा एक वार्निंग दी गई है इसका जवाब लॉन्ग मार्च की शक्ल में मिलेगा। तो राय साहब, 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं और गिरफ्तारियां हैकर्स की हुई हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी इन लोगों तक पहुंच जाएंगे। आपको लगता है कि एक फ्री एंड फेयर और दुरुस्त समत में इंक्वायरी हो रही है और हैकर्स भी पकड़े जाएंगे और डिवाइसेस लगने से भी लोग बाज आ जाएंगे और इमरान खान की ये मकबूलियत का एक खौफ है कि जो दूसरे लोग जानने की कोशिश करते हैं कि बनी गाला में कौन सी प्लानिंग जो है वो की जा रही है लोगों को निकालने के हवाले से? हाशमी साहब, इसमें अहम तरीन बात तो ये है कि इमरान खान साहब किसके मुतल्लिक कह रहे थे कि हमारे नौकरों को खरीदने की कोशिश की गई। इमरान खान साहब के जिस नौकर को खरीदने की कोशिश की गई थी और एक डिवाइस खान साहब के कमरे में उनके बेडरूम में लगाने की कोशिश की गई थी, वो डिवाइस राना सनाउल्लाह तो नहीं लगवा सकते थे, वो डिवाइस मियां नवाज शरीफ लंदन से तो नहीं लगवा सकते थे, वो मरियम नवाज तो नहीं लगवा सकती थी। तो खान साहब का जो इशारा है वो किसकी जानिब था?
खान साहब का इशारा पाकिस्तान की मिलिट्री से जुड़ी हुई जो एजेंसीज हैं उनकी जानिब था जी। खान साहब ने जब ये बात की कि मेरी जो सिक्योर फोन लाइन थी, जब मैं प्राइम मिनिस्टर था, वजीर आजम था, तो मेरी सिक्योर लाइन को बग किया गया, उसकी रिकॉर्डिंग की गई। तो खान साहब किसको कह रहे थे कि ये रिकॉर्डिंग कौन कर सकता है पाकिस्तान के अंदर? शहबाज शरीफ तो ये रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। वैसे तो वो जालसाजी में तो जाहिर है और करप्शन में तो उनके अपने रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन कम से कम ये सिक्योर फोन लाइन को बग करना ये तो शहबाज शरीफ के बस का काम नहीं था या मियां नवाज शरीफ के बस का काम नहीं था। और अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योर लाइन बग हो रही थी, अगर उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो इसी लाइन पर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो कई मर्तबा उनका आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इसी सिक्योर फोन लाइन पर राब्ता हुआ। इसका मतलब यह है कि क्या वो तमाम बातें भी बग हुई होंगी? अगर कोई हैकर कोई और है, अव्वल तो इस बात के कोई शवाहिद नहीं है कि हैकर कोई और है, लेकिन अगर एक लम्हे के लिए ये अज्यूम कर लें कि हैकर कोई और शख्सियत है और ये पकड़े ना, जो है इसका कैसे दो पकड़ लिए हैं या सब दो वो जो पकड़े उनके मुतालिक भी बात करते हैं, वो मैं बताता हूं पूरी तफसील। तो अगर एक लम्हे के लिए ये फर्ज कर लें कि ये हैकर जो है वो इनका ताल्लुक कोई रावलपिंडी के शहर से नहीं है, यानी ताकतवर हलकों के शहर से नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जनाब बाजवा की और इमरान खान साहब की बतौर प्राइम मिनिस्टर तमाम गुफ्तगू इस हैकर के जरिए हमारे जो दुश्मन है उन तक चली गई होगी। जो बालाकोट का मिस एडवेंचर था जो इंडिया ने किया, हमारी फौज ने 2 तैयारे मार गिराए, उस वक्त भी हॉटलाइन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आगाह किया गया था जब ये मिस एडवेंचर किया गया था। तो इसका मतलब यह है कि हमारी वो लाइन हैकर के कब्जे में थी और हैकर ने तो वो तमाम हमारी हसास इंफॉर्मेशन इंडिया तक या पाकिस्तान की होस्टाइल एजेंसीज तक पहुंचा दी होगी अगर हैकर कोई और होता। लेकिन यहां पर एक और नुक्ता ऐसा है कि सारे जो लीक्स हो रहे हैं वो इमरान खान साहब के हो रहे हैं। एक फरमाइशी सा लीक पहले शहबाज शरीफ का हुआ, अगरचे उस पर कोई एक्शन नहीं किया गया, जिसमें मरियम नवाज प्लांट दरामद करवाने की बात कर रही थी अपने दामाद के लिए। लेकिन अगर ये हैकर इतना एफिशिएंट है और ये वाकई हैकर है, तो फिर हमारी फौजी क़यादत की कोई ऑडियो लीक क्यों नहीं हुई, एस्टैब्लिशमेंट की कोई ऑडियो लीक क्यों नहीं हुई? क्योंकि जिस किस्म की सिक्योर फोन लाइन प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगाई जाती है, हमारी एजेंसीज भी पूरी टेक्निकल एक सपोर्ट कहा जाता है कि फराम करती हैं उसको सिक्योर करने के लिए। तो फिर कमोबेश इसी किस्म की लाइन, सिक्योर लाइंस जो हैं वो आर्मी हाउस में होंगी, यानी जहां कोई भी आर्मी चीफ मुकीम होता है, GHQ में भी होंगी। लेकिन वहां की या अपारा में जो ISI का हेडक्वार्टर है, इस हैकर ने, या तो ये हैकर जो है वो हमारी फौजी एस्टैब्लिशमेंट से बड़ा डरता है, तो उधर की ऑडियो लीक्स नहीं हुई, सारी ऑडियो लीक्स हुई हैं सिविलियन साइड की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की। अच्छा, अब खान साहब ये कहते हैं, और जाहिर है कि वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि खान साहब का इशारा यह है कि ये कोई हैकर वैकर नहीं है। खान साहब जब ये कहते हैं कि क्या आपका काम सिर्फ फोन टैप करना रह गया है एजेंसियों को मुखातिब करके बाकायदा, इसकी अलामती अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि खान साहब रावलपिंडी में खिताब कर रहे थे। रावलपिंडी में ही GHQ है, रावलपिंडी ही ताकतवर हलकों का शहर है, वहां पर खिताब कर रहे थे और उन्होंने बगैर लगी लिपटी ये कहा कि क्या हमारी एजेंसियों का काम यह रह गया है कि वो प्राइम मिनिस्टर के फोन टैप करें, प्राइम मिनिस्टर के नौकरों को खरीदें? अगर यह काम रह गया है तो फिर हमारी सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास अपनी इंफॉर्मेशन के भी बहुत ज्यादा सोर्सेज अब भी होंगे, तो उनको यकीन है कि ये कोई हैकर नहीं है, ये तमाम कॉल्स एस्टैब्लिशमेंट ने ये हैक की हैं या इसकी रिकॉर्डिंग की है। फिर खान साहब ये बात भी करते हैं कि हम JIT बनवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब को पता है कि अगरचे उनकी कॉल रिकॉर्ड की गई, बग की गई, लेकिन कोई ऐसी उनकी कॉल नहीं है जिसके अंदर ऐसी कोई संगीन बात हो
जो कि मुल्क की सलामती के खिलाफ हो, जिसमें खान साहब कोई करप्शन का दिफा कर रहे हो या करप्शन का कोई मंसूबा बना रहे हो। इसलिए ये पहली मर्तबा हुआ है। यानी मरियम नवाज ने ये नहीं कहा कि मैं जो प्लांट दरामद करवाने की फरमाइश कर रही थी शहबाज शरीफ से, इसकी सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे, लेकिन खान साहब को पता है कि उनके हाथ साफ हैं, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने कहा कि हम कहेंगे इस पर जेआईटी बनाएं कि आखिर कौन ये जो कॉल्स थी इनको हैक कर रहा था। अब आ जाए आपके सवाल की जानिब कि इमरान खान साहब ने कहा था कि एजेंसीज को पता है कि मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, मैं कोई करप्शन नहीं कर रहा, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है, और एजेंसीज को मेरे जो मामूलात हैं उनके मुतल्लिक खबर भी होगी। जिस तरह के मियां नवाज शरीफ, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की करप्शन की फाइल्स हमारी एजेंसीज के पास, खास तौर पर आईएसआई के मुतल्लिक कहा जाता है कि कोई एक सियासतदान नहीं है जिसकी फाइल आईएसआई के पास ना हो, और वो पटारी से हस्बे जरूरत वक्त के मुताबिक वो फाइल निकाल भी ली जाती है। तो अब खान साहब की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, क्या इनमें खान साहब कोई करप्शन का स्कैंडल प्लान कर रहे थे? क्या कोई किकबैक्स प्लान कर रहे थे? क्या किसी बड़े प्रोजेक्ट में खान साहब ये कह रहे थे कि इसमें से 3 अरब का जो कट है वो कोई मुझे दे दे? इस तरह की तो खान साहब की कोई ऑडियो कॉल लीक नहीं हुई, और जो ऑडियो कॉल्स लीक भी हुई उनके भी साथ साथ 8 मुख्तलिफ टुकड़े जोड़कर उनको एडिट कर उनको खास मानी पहनाए गए, लेकिन उस शक्ल में भी जो ऑडियोज लीक की गई, यानी एडिटेड ऑडियोज जो लीक की गई, उनमें से भी कोई एक ऑडियो ऐसी नहीं है जहां इमरान खान साहब ने कोई ऐसी बात की हो जिसमें यह कहा जा सके कि इमरान खान साहब अपनी अखलाकी या माली साख खो चुके हैं। लेकिन उन्होंने तो अपनी सियासी हिकमत अमली पर बात की। जी, जनरल बाजवा जो हैं वो खान साहब को कई दफ़ा खबरदार कर चुके हैं। ये फवाद चौधरी साहब ने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में बात करना जो है वो महफूज नहीं है। इसका मतलब लोगों को और एजेंसीज को पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस कहाँ पे है और जीएचक्यू कहाँ पे है और आर्मी हाउस कहाँ पे है। ऐसा तो नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद में है लेकिन जो जीएचक्यू है ये न्यूयॉर्क में, और वहां पे कोई बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है को वहां की जो सिक्योर लाइंस है वो बग नहीं हो सकती, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो लाइंस है वो बग हो सकती हैं। इसको आप समझें, हमारे व्यूअर्स भी समझें कि ये कैसे हो गया कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योर लाइन है वो बग हो गई, जो प्राइम मिनिस्टर के घर की सिक्योर लाइन थी वो बग हो गई, लेकिन बाकी हसास इदारों की जो लाइंस हैं वो बग नहीं हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और खान साहब ने जो बात की हैंडलर्स के मुतालिक कि आप अपने आप को बदनामी से दूर रखें, ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा अहम है कि हमारी जो फौज है ये पाकिस्तान के अंदर बाइंडिंग फोर्स रही है, इसको हमेशा बाइंडिंग फोर्स रहना चाहिए। फौज ही किसी मुल्क की सलामती की जामिन होती है, और एक ताकतवर फौज जिस मुल्क के पास ना हो उसका हशर हमने देखा है कि मिडल ईस्ट में क्या हुआ है। तो इस वजह से होना तो यह चाहिए था कि डीजीआईएसपीआर का इसके ऊपर एक स्टेटमेंट आता जब ये ऑडियो लीक्स हो रही थी, और डीजीआईएसपीआर ये ऐलान करते कि एक हाई लेवल, बेशक शहबाज शरीफ की हुकूमत का कोई नुमाइंदा वो साथ बिठा लेते, राना सनाउल्लाह को साथ बिठा लेते, और एक हाईएस्ट लेवल की इन्वेस्टिगेशन इन ऑडियो लीक्स पर होती, और एक इंटेंट फौजी क़यादत की जानिब से सामने आता कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, हम इसकी तहकीकात करेंगे और हाईएस्ट लेवल पर तहकीकात करेंगे। लेकिन उस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या डीजीआईएसपीआर की जानिब से उस तरह का कोई रिएक्शन जो है वो इन ऑडियो लीक्स पर सामने नहीं आया। इस वजह से बहुत से सवालात खड़े हुए। अब जो आपने गिरफ्तारियों की बात की, ये जो 2 नाम निहाद गिरफ्तारियों की बात की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से 2 गिरफ्तारियां की गई। हाशमी साहब, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में लातादाद मरतबा गया हूं बतौर सहाफी, इस्लामाबाद के और भी कई सहाफी लातादाद मरतबा प्राइम मिनिस्टर हाउस जाते रहते हैं मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स के लिए, जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग होती है जी। और प्राइम मिनिस्टर हाउस हमसे छुपा हुआ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हाउस में हाशमी साहब जो उसका पहला बैरियर है, जो पहली उसकी चेक पोस्ट है, उसके आगे तकरीबन 1 किलोमीटर का इलाका है, यानी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस का कोई रिहायशी इलाका नहीं आ जाता। उसके दाएं बाएं एक जंगल नुमा इलाका है, वहां पे सर्विलेंस के लिए आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बहुत से एहलकार होते हैं। फिर आगे जाकर एक और आपकी
वहां पर आप ये कह सकते हैं कि बड़ी सख्त चेकिंग होती है, एक और पुलिस की चेक पोस्ट नहीं है नहीं, और फिर राय जाकर साहब आता ये है। नहीं अब मामला। अब अब आप अब इस ये पूरी जो सूरत राय में से कोई जी जी, मुलाजिम मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं कि खबर ये आ रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, एक को पिंडी से और एक को कहीं और से, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर लोग मौजूद थे उनके तक भी जो है वो एजेंसीज पहुंच गई हैं। ये खबर जो है वो बाहर आई है। देखे, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर जो लोग होते हैं उनमें से किसी की जुर्रत नहीं है कि इतना बड़ा रिस्क ले। मैं आपको बता रहा हूं कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि किसी की जुर्रत नहीं है। और फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो स्टाफ होता है, किसी भी प्राइम मिनिस्टर हाउस का, देखिए किसी भी प्राइम मिनिस्टर का एक तो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है और मिलिट्री सेक्रेटरी की एक चॉइस होती है किसी प्राइम मिनिस्टर के पास। ये कोई आर्मी की जानिब से जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर दिया जाता कि आपने यही मिलिट्री सेक्रेटरी जो अपने साथ रखना है। ये किसी भी प्राइम मिनिस्टर की चॉइस होती है, वो अपनी भी छानबीन कर लेते हैं। एक तो वो उनके साथ होते हैं। फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर का एक प्रेस सेक्रेटरी होता है या होती है, वो खातून भी हो सकती हैं, कोई वो मर्द भी हो सकता है। तो ये भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर के जो एतमाद वाले लोग हैं वो होते हैं। फिर एक बहुत अहम ओहदा होता है आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। जैसे खान साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान। खान साहब उन पर अंधा एतमाद करते थे, खान साहब के बहुत करीबी साथी थे। यहां तक के जहांगीर तरीन ने आजम खान को हटवाने की कई मरतबा कोशिश की, लेकिन खान साहब ने जहांगीर तरीन की ये जो सिफारिश थी कि आजम खान को हटा दें, वो खान साहब ने रद्द कर दी। आजम खान को केपी से खान साहब खुद लेके आए थे और खान साहब समझते हैं कि बड़े ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। नवाज शरीफ के फेवरेट फवाद हसन फवाद वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और उनकी फैमिली मेंबर की तरह थे, इंतहाई उनके ऊपर एतमाद करते थे। इसी तरह जो आपके प्रेस सेक्रेटरीज होते हैं वो भी आपके एतमाद के लोग होते हैं और फिर 2-3 आपके प्रेस के लोग होते हैं जो कि आगे प्रेस सेक्रेटरी के नीचे काम करते हैं। तो हाशमी साहब, ये तमाम लोग हर किसी के एतमाद के होते हैं, इसलिए ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योर लाइन इस तरह से इतने आम तरीके से कोई भी स्टाफ उसको बग कर सके। ये मुमकिन नहीं है, टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। अब जो गिरफ्तारियों की बात की जा रही है, अगर ये कोई हाई प्रोफाइल अरेस्ट होते, अगर ये हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होती तो राना सनाउल्लाह डीजी आईएसपीआर या फिर किसी और हाईएस्ट लेवल पर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, बताया जाता कि ये जो हैकर है ये पकड़ा गया है और इस हैकर से ये ऑडियोज बरामद हुई हैं। इस हैकर ने किस तरीकाकार के तहत कहां पर डिवाइस लगाई थी, किस तरह से बग किया है। और जाहिर है कि इसको तो फिर सजाए मौत होती कि इसने पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट्स जो है ये बैरून मुल्क भी एक्सपोज कर दिए हैं और पता नहीं कहां कहां इसने जाकर बताए होंगे। इसलिए खान साहब जो कह रहे हैं उसको समझना चाहिए। और ये खान साहब इतने बड़े लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर भी थे, वो हवा में ये बात नहीं कर सकते जो आज उन्होंने ताकतवर एजेंसियों को मुखातिब करके कहा कि आपका काम सिर्फ लोगों को धमकाना नहीं है। खान साहब ने यह भी कहा कि टेलीफोन कॉल करके लोगों को धमकाया जा रहा है, जो लोग मेरी हमायत करते हैं उनको धमकाया जा रहा है और हमें पता है कि ये कौन है धमकाने वाले। इसलिए ये बात अब एक बहुत अहमियत की हामिल है कि अगर इसकी फेयर तहकीकात होनी है और अगर ये साबित करना है कि ये हैकर कोई और है, तो फिर ये राना सनाउल्लाह के बस की बात नहीं। जिस तरह से एक शहरी रहमान और फजलुर रहमान के बेटे उनको शामिल कर दिया गया तहकीकाती कमेटी में, इसके अंदर आईएसआई एमआई बराह रास्त और जो हमारी मिलिट्री है वो तहकीकात करे, तो तब कोई पता चल सकता है कि ये हैकर कौन है। वरना यही तासुर रहेगा कि एस्टैब्लिशमेंट इससे पहले भी कॉल्स बग करती रही है 75 साल में। हम सबको पता है जो जस्टिस कयूम की कॉल सामने आई थी वो भी बग हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे थे कि बड़े भाई कह रहे हैं कि फलां को इतनी सजा सुनानी है, फलां को इतनी सजा सुनानी है। इससे पहले मरियम नवाज की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं वो भी सबको पता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने बग की थी। तो ये तो एक ओपन सीक्रेट है कि 75 साल से एस्टैब्लिशमेंट जो सियासतदानों की कॉल्स हैं वो बग करती रही हैं और उनका अपना एक आर्गूमेंट है। वो ये कहते हैं कि अगर हम सियासतदानों पर नजर ना रखें तो ये मुल्क बेचकर खा जाएंगे। ये उनका अपना एक आर्गूमेंट है, सही है या गलत, लेकिन उनका आर्गूमेंट ये है। लेकिन इसकी तहकीकात अब जो हाईएस्ट लेवल है उस लेवल पर होनी चाहिए। अच्छा साहब, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कोई बयान दिलवाना हो या किसी को पैगाम देना हो ना, तो जावेद लतीफ साहब को वो आगे कर देते हैं। अब जावेद लतीफ साहब ने कुछ बातें कही हैं, वो ये कहते हैं
कि नवाज शरीफ को अपने सवालात के जवाबात मिलने चाहिए। अब ये किन सवालात की तरफ इशारा कर रहे हैं, उस इंटरव्यू का हवाला दिया जो नवाज शरीफ ने 2 रोज पहले यहां पर बरतानिया में दिया। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को जवाब क्यों नहीं मिलता, आज इनसे ज्यादतियों और नाइंसाफियों का इतराफ किया जा रहा है, तो हम भी उन्हें बड़ा कह रहे हैं। अच्छा, इमरान खान का चेहरा कोई देखने को तैयार नहीं होगा। इमरान को वार्निंग है, पाकिस्तान की सलामती से खेलना बंद कर दे। इसको ऐसे बंदे का पुत्र बनाएंगे कि दोबारा कोई वफाक पर चढ़ाई का ना सोच सके। अच्छा अब पता नहीं ये बंदे के पुत्र बनेंगे या कौन बंदे का पुत्र बनेगा। 2 अक्सर से नवाज शरीफ आया तो धरना दिलवाकर साजिश किसने की? सवाल यह है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कौन साजिश करता रहा? नवाज शरीफ अवामी ताकत और हमायत से बार बार मुंतखब होता रहा। डिक्टेशन लेने से इनकार करने पर नवाज शरीफ की हुकूमत को खत्म कर दिया गया। रियासत को कमजोर होता नहीं देख सकते। रियासत कमजोर नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती मनपसंद फैसले करे। कौमी हुकूमत रियासत को बचाने के लिए बनाई गई। जेल भरो तहरीक का नारा लगाने वाला खुद 4 दिन जेल नहीं जा सकता। नवाज शरीफ की पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑडियो लीक नहीं मिली। उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। अच्छा, मेरा ना इस पे इतराज है, मैं आगे चलकर सवाल भी आपके सामने रखूंगा। और उन्होंने मीर जाफर और मीर सादिक के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, उनको हाई जैकर बनाया गया। नवाज शरीफ ने प्यारों की मैयतें उठाई लेकिन कोई ऑडियो सामने नहीं आई। गुफ्तगू सबके सामने है। नवाज शरीफ ने जब कहा मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा तो इसे हटा दिया गया। इनको पहले जब हटाया गया तो उस वक्त कोई पनामा नहीं हुआ था। नवाज शरीफ की क़यादत में फलते फूलते पाकिस्तान की खुशहाली के खिलाफ साजिश की गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपनी गलतियों का एतराफ़ करें तो बड़े कहलाते हैं। सवाल ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ कौन साजिशें कर रहा है और कलसूम नवाज ने पाकिस्तान के लिए जदोजहद की वगैरह वगैरह। सर, बाकी तो जो बातें उन्होंने कही हैं, लाडला भी कह दिया और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लाडलेपन की उम्मीद है तो छोड़ दे, रियासत पर किसी सूरत आंच नहीं आने देंगे। अच्छा राज साहब, ये नवाज शरीफ साहब, एक तो कुछ इनके सवाल हैं जवेद लतीफ साहब के जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों को, ये भी धमकी लगा रहे हैं। यानी इन्होंने हमेशा रियासत को धमकी लगाई है। नवाज शरीफ ने जब धमकी लगानी होती है तो अपने वो जो सेकंड बल्कि थर्ड टियर जो लीडरशिप है इसको आगे कर देते हैं कि जाओ जरा शोर शराबा डालकर आओ और पैगाम पहुंचा दो। इसी तरह होता है फिल्मों में, तो राय साहब इसी तरह ही होता है कि जब बड़े किसी माफिया के सरबराह ने कुछ कहना होना तो वो अपने जो जूनियर्स होते हैं ना उनको भेजता है, साइड किक्स को भेजता है, जाकर हवाई फायरिंग करके आओ। इसी तरह का कुछ हुआ, धमकी दी गई है पाकिस्तान के इदारों को। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि नवाज शरीफ की कोई ऑडियो नहीं आई। राज साहब, ऑडियो आने की कोई नौबत या कोई जरूरत है जब नवाज शरीफ सरेआम पाकिस्तान के इदारों को बुरा कहते हैं, नाम लेकर जर्नल्स का नाम लेकर पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करते हैं, तो फिर क्या पीछे रह गया? देखें हाशमी साहब, इसके अंदर जो असल खबर है वो शायद मीडिया ने डाउन प्ले की है और मीडिया ने चलाई नहीं। जावेद लतीफ ने कहा कि 15 अक्टूबर तक 5 दिन की डेडलाइन दी जनरल बाजवा को, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और पूरी फौजी क्यादत को कि 15 अक्टूबर तक यानी 5 दिन के अंदर अगर हमारी से मुराद है कि मियां नवाज शरीफ की और मरियम नवाज की बात ना मानी तो हमारी जुबानें खुल जाएंगी। ये क्या कह रहे हैं कि 5 दिन के अंदर अगर हमारी बात नहीं मानेगी एस्टैब्लिशमेंट, जनरल बाजवा और फौजी क्यादत, तो हमारी जुबानें खुल जाएंगी। हम ये बताएंगे कि किस तरह से हमें जबरदस्ती हुकूमत में लाया गया था और किस तरह से हमें कहा गया कि आपने हुकूमत में रहना है। अच्छा, बात कौन सी नहीं मानी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इतलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ अब चाहते ये हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत है वो तो वैसे 29 नवंबर 2022 को खत्म हो रही है और आम तौर पर किसी भी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने से ज्यादा 2, 3 या 4 दिन पहले नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान किया जाता है। यह कभी भी नहीं होता अभी तक कि 1 सवा 1.5 महीने पहले आप ऐलान कर दें। लेकिन नवाज शरीफ अब यह चाहते हैं कि हम 15 अक्टूबर तक नए आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर दें और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को इसके ऊपर कोई एतराज ना हो, या हम जो नाम दे रहे हैं उसके ऊपर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुकम्मल तौर पर रजामंद हो। एक खबर यह है कि जनरल बाजवा और मियां नवाज शरीफ के दरमियान नए आर्मी चीफ की तकर्री के नाम पर कुछ इख्तलाफ राय है। मियां नवाज शरीफ
एक जनरल को बनाना चाहते हैं आर्मी चीफ, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, और जनरल बाजवा के मुतल्लिक कहा जा रहा है, ये एक दावा किया गया है कि उनकी राय मुख्तलिफ है। तो अब ये जो लॉन्च किया गया है मरियम नवाज की जानिब से जावेद लतीफ को, सब जानते हैं कि वो मरियम नवाज के खासुल खास कारिंदे हैं और उनको इन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने बराह रास्त धमकी दी है कि 15 अक्टूबर तक, क्योंकि इतला ये है, पहले तो मैं कहता हूं कि इतला ये थी कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं, जबकि दावा ये किया गया कि जनरल बाजवा चाहते हैं कि किसी और जनरल को आर्मी चीफ बनाया जाए। ये एक दावा किया गया इस्लामाबाद के अंदर। तो एक तो ये धमकी दी गई, फिर ये कहा गया कि मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट और मौजूदा ताकतवर हल्के अपने गुनाहों का एतराफ करें, यानी मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक अपने गुनाहों का एतराफ करें और ये एतराफ करें कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है ये कोई सियासत करती रही या साजिशें करती रही। इस किस्म के अल्फाज जावेद लतीफ ने कैमरों के सामने सोच समझकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप बात करते हैं तो उसका कंटेंट आप पहले से तैयार करके लाते हैं, उसके पॉइंट्स आप लिख कर लाते हैं। इसका मतलब यह है कि ये कोई रैंडम बात नहीं की उन्होंने कि किसी टीवी प्रोग्राम में अचानक कोई सवाल हो गया तो उन्होंने फिल बदी कोई बात कह दी और कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया। सोच समझकर उन्होंने मरियम नवाज के और मियां नवाज शरीफ के हदायत पर अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को धमकाया है। जिस तरह से मियां नवाज शरीफ पहले जनरल बाजवा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करते थे कि आप हमारे मुजरिम हैं और आप पर हम आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे। फिर जावेद लतीफ ये कहते हैं, ये बड़ी हसास बात है और पाक फौज के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई नहीं हो सकती कि कारगिल की जंग में पाक फौज ने इतनी शहादतें दी और पाक फौज के जो जवान थे, खास तौर पर हमारे जो 2 निशाने हैदर थे, तो देखें कि भारतीय फौज की जानिब से भी पाक फौज की बहादुरी की और पाक फौज के जवानों की बहादुरी की तारीफें की गई, किताबें भी लिखी गई। सबको पता है कि किताब भी लिखी गई, उनकी रिकमेंडेशन पर हमने पाकिस्तान में एक निशाने हैदर भी दिया भारतीय फौज की रिकमेंडेशन पर। लेकिन यह कहते हैं कि जो कारगिल, जावेद लतीफ कहते हैं कि जो कारगिल की जंग थी, जो कि जनरल्स का एडवेंचर था या मिस एडवेंचर था, वो मियां नवाज शरीफ ने अपने सर पर ले लिया। यानी इनको बिल्कुल एहसास नहीं है कि ये रियासती मफादात को और फौज के मफादात को, पाकिस्तान के मफादात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कारगिल का एडवेंचर जो है वो हमारी फौज ने किया था, हमारी जो एक स्टेटेड पोजीशन है कारगिल के हवाले से, उसको इन्होंने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहले मियां नवाज शरीफ ने पहुंचाया था एक तकरीर के दौरान कि मैं कारगिल के राज खोल दूंगा, और अब वो कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। तो अब इस पूरे मामले पर फौज को एक्शन लेना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट है उसके ऊपर भी, उन जज साहिबान पर भी जावेद लतीफ ने इल्जामात लगाए, तो उधर से रजिस्ट्रार से सुप्रीम कोर्ट का भी रद्द अमल आना चाहिए। लेकिन एक हल्का फुल्का सा रद्द अमल ये आया है कि पहले से जावेद लतीफ की जो एक जमानत मंसूख करने के लिए एक दरखास्त पहले से एक दायर थी कि रियासत मुखालिफ ये बयानात देते हैं, तो उसकी समाअत जो है वो अब 18 अक्टूबर के लिए फिक्स हुई है। लेकिन इसको भी एक रूटीन का मामला करार दिया जा रहा है। लेकिन असल में जिस किस्म का रिएक्शन आना चाहिए था, जो हाजिर सर्विस जनरल्स पर हमले किए हैं, उस किस्म का रिएक्शन नहीं आया। और ये 100% मैं आपको बता रहा हूं कि ये मरियम नवाज ने इनको लॉन्च करवाया है। यानी एक तरफ बूट पॉलिश करते हैं, दूसरी जानिब फौज की पीठ में ये किस तरीके से छुरा घोंपते हैं। अच्छा, मैं राय साहब, एक खबर ये भी है कि एक बड़ी शख्सियत जो इमरान खान का रास्ता रोकने का दावा करते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान आए तो हम उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे और उन्हें याद करा देंगे और कभी वो दोबारा नहीं निकलेंगे। लेकिन राय साहब, इन्होंने क्या लॉन्ग मार्च रोकना है, क्या लोगों को रोकना है? ये जुल्म कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। इनका हाल ये हुआ कि ये एक तय खाने में चले गए और तय खाने में छुप गए, और किसके खौफ से? पुलिस के खौफ से। राय साहब, ये शख्सियत कौन है, ये आप ही बताएं, ये कहानी हमें आप ही सुनाएं, क्योंकि जो कुछ इन्होंने आज किया, जो तमाशा लगाया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर कानून को हाथ में लेकर,
ये नून लीग का ही जो क्रेडिट है उन्हीं के जिम्मे जाता है और किसी जमात के जिम्मे नहीं है। जी राय साहब। देखिए आशफी साहब, ये तो इस्लामाबाद पुलिस में तमाशा हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस के एक थाने में, थाना सेक्रेटेरिएट में पहले अच्छा। थाना कोसार में एक तमाशा हुआ था, फिर वहां पे एक हदूद का एक मसला बना दिया गया कि जी ये थाना कोसार की हदूद में ये मुकदमा नहीं आता, तो फिर अब थाना सेक्रेटेरिएट में ये तमाशा हुआ है। क्योंकि अदालत के अंदर चली गई थी पंजाब की जो एंटी करप्शन की टीम है, उन्होंने बताया कि आपने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे राना सनाउल्लाह के, लेकिन राना सनाउल्लाह कहीं रोपोश हो गए हैं और अब आप बताएं कि क्या किया जाए। अदालत ने कहा, एक तो अदालत से यह भी कहा गया था कि तौहीन अदालत का आप नोटिस जारी करें, तो अदालत ने तौहीन अदालत का नोटिस तो जारी नहीं किया, लेकिन अदालत ने कहा कि आप राना सनाउल्लाह की जो गिरफ्तारी है इसके लिए एक मर्तबा फिर भरपूर कोशिश करें। अब जब ये पंजाब की एंटी करप्शन टीम थाना सेक्रेटेरिएट पहुंची तो आप अंदाजा लगा लें कि इस्लामाबाद पुलिस ने थाने से पंजाब की एंटी करप्शन टीम को धक्के देकर बाहर निकाल दिया, उनकी गाड़ियां बाहर निकाल दी। किस तरीके से वफाक को और पंजाब को आमने सामने लाने की कोशिश की जा रही है, उनको लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और फिर मजबूर किया गया पंजाब की एंटी करप्शन टीम के जो ऑफिसर हैं उनको मजबूर किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वारंट्स की तामील एसएचओ ने नहीं होने दी, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारी जो गाड़ियां हैं, उनको थाने से बाहर निकाल दिया गया और हमें यह कहा गया कि राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी अदालती हुक्म के बावजूद नहीं हो सकती। अब इस पर फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की जानिब से एक ऑफिशियल रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी बड़के मारते थे कि मैं लॉन्ग मार्च को नहीं आने दूंगा और इमरान खान को सबक सिखा दूंगा, तो ये राना सनाउल्लाह तो किसी तहखाने में जाकर छुप गए, किसी बेसमेंट में जाकर छुप गए हैं कि मेरे तो वारंट गिरफ्तारी निकल गए हैं और मैं कहीं ऐसा ना हो कि किसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कर रहा हूं या कहीं सामने आऊं तो मैं गिरफ्तार हो जाऊं। तो ये हालत है इस वक्त राना सनाउल्लाह की, जिनके ऊपर पूरा तकिया ये शरीफ खानदान करके बैठा हुआ था। ये उनकी बहादुरी का आलम है सर। बहुत शुक्रिया साहब। व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।